तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है कोलराउस लॉ। बच्चों इस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, ये बोलता है, देखो बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था क्या कि बाय द ग्राफ हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मैं कहूँ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन पता नहीं कर सकते। तो वो पता करने के लिए कौन साइंटिस्ट आया? कोलराउस। और इसने एक लॉ दिया। इस लॉ में इसने क्या बोला कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ देयर केटाइन्स एंड देयर एनाइन्स। कौन सी बड़ी बात थी? अगर मान लो मेरे पास AB इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? AB। ये क्या है बच्चों? वीक। अब हम यहाँ स्ट्रॉन्ग की बात नहीं कर रहे। तो इसने क्या बोला कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इसको मैं क्या बोलता हूँ? लिमिटिंग। और अगर मैं डबल लगा दिए तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन, दोनों का मतलब सेम है। तो मैं क्या बोलूँगा कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन दोनों आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होगी। ये लो, ये कौन सा आयन बनाएगा? केटाइन। और ये कौन सा बनाएगा? एनाइन। समझ में आ रही है बात? अगर हमारे पास AB इलेक्ट्रोलाइट है तो इन दोनों के जो आयन्स है उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मैं सम कर दूं तो मुझे पूरे वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्राप्त होगी। ठीक। अब यहाँ पर देखो बच्चों मैंने क्या लगाए? N+ और N-। ये N+ क्या है? N+ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटाइन। N- क्या है बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनाइन। अब देखो AB में क्या इनके एक मोल थे, इसलिए मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता? वीक होता, A2B। ठीक। अब मुझे इसके लिए क्या लिखना है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर, जिसके लिए लिखनी है उसको ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया, फॉर A2B। बताओ बच्चों क्या होगी? बताओ आप लोग। इनके केटाइन और एनाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की सम होगी। अब बताओ केटाइन क्या बना रहा है? चार्ज केटाइन के ऊपर बताओ। A+। और कितने मोल है ये? 2 मोल। A कितने हैं? 2। तो ये कहाँ आ जाएगा? ठीक है, लैम्डा नोड। अब किसके लिए लिखूंगा? A9 के लिए। चार्ज बताओ A9 पर? B-2। कितने हैं B? 1। तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई बात? अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मुझे लैम्डा नोड M लिखना है फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक बच्चों, तो मैं लैम्डा नोड M कैसे लिखूँगा? किसके लिए लिखना है? एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए।
बताओ, पहले केटाइन लेना है और फिर एनाइन। केटाइन कौन है बच्चों? एल्यूमिनियम +3। चार्ज देखो आप, एल्यूमिनियम पे किसका चार्ज रहेगा? +3। कितने हैं एल्यूमिनियम? 2। तो बच्चों 2 कहाँ आ जाएगा? आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटाइन प्लस, बताओ क्या लिखूं अब यहाँ पर? 3, क्योंकि एनाइन कितने थे? 3। और कैसे लिखूं इसको? लैम्डा नोड SO4 -2। इस लैम्डा नोड एल्यूमिनियम +3 का मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 -2, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इसने बच्चों यही कहा, किसने? कोलराउस ने। क्या बोला कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उनके आयनों के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सम होगी। क्लियर बात है? अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों लैम्डा नोड M लिखना है फॉर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो कैसे लिखोगे? लैम्डा नोड M किसके लिए लिख रहे हैं हम? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ लिख दिया मैंने नीचे। बताओ केटाइन तो कौन है? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन कितना है ये? 1। तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं। प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन कितने मोल है? 3। ये 3 मोल आगे आएंगे। समझ गए क्या? सीख गए क्या? ठीक है। अब अगर मान लो, अब आप कहोगे कि सर वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ये तो आपने बता दिया, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको क्वेश्चन में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन गिवन होगी। आप उनकी वैल्यू यहाँ रखोगे, 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ गया। क्लियर बात? अब आपको समझ में आ गया वीक के लिए कैसे निकालते हैं। इस लॉ को बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इस लॉ को? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अगर आपके पास क्वेश्चन ये वाला आ जाए कि व्हाट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो कंफ्यूज मत होना। वो क्या है? कोलराउस लॉ है। ऐसा क्यों कहते हैं इस बात को हम समझेंगे। लॉ तो मैंने आपको बता दिया, बट ऐसा क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, इनफाइनिट डाइल्यूशन पर हर आयन इंडिपेंडेंट माइग्रेट करता है। इनफाइनिट डाइल्यूट कर दिया मतलब उसमें हमने इतना वाटर मिला दिया कि आयंस क्या होते हैं? एक दूसरे के पास पास नहीं होते, दूर दूर होते हैं। तो हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है और उसकी नेचर उसके खुद के चार्ज पर डिपेंड करती है, दूसरे के चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। क्या जब बताओ तुम लोग, जब मैंने इनफाइनिट डाइल्यूट कर दिया तो इसका जो चार्ज है वह इसके चार्ज से अफेक्ट होगा क्या? नहीं होगा, कि दोनों क्या है? बहुत दूर दूर। अगर पास पास होते तो इन दोनों में क्या होता बच्चों? अट्रैक्शन होता, केटाइन और एनाइन में। लेकिन इनफाइनिट डाइल्यूशन है, अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो हर आयन इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करता है और इसकी नेचर पर्टिकुलर इसी के चार्ज पर डिपेंड करती है, अदर आयन के चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। इसलिए इसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस भी कहते हैं। तो बच्चों, आपको कोलराउस लॉ समझ में आ गया होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, इस फॉर्मूले में कुछ बुक्स में इसको अलग ढंग से भी लिखा गया है।
कुछ बुक्स में इसको लिखा गया है लैम्डा नोड m इज इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा नोड केटाइन प्लस न्यू माइनस लैम्डा नोड एनाइन, मतलब सेम ही है। यहाँ n प्लस का मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटाइन, तो वही बात है। न्यू प्लस का मतलब भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटाइन, और न्यू माइनस का मतलब भी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनाइन। तो आप चाहो तो फॉर्मूला ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, ये तो डिनोट करने के अलग अलग तरीके हैं। हम कभी किसी चीज़ को x मान लेते हैं, कभी y। क्लियर बात है। तो बच्चों ये थी हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जैसे कि हम बात कर रहे थे। मेरे पास वापस फिर कोई वीक A2B3 इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है फॉर A2B3, तो बच्चों क्या लिखूँगा मैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटाइन, केटाइन क्या होगा A+3, कितने मोल से बेटा इसके 2, ये 2 आगे आ गया। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन B-2, कितने मोल है बेटा इसके 3, ये हो गया। ये हमने बात कर ली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लिए आपको लिखनी है क्या, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या लिखनी है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट, यानी कि लैम्डा नोड EQ लिखना है। ठीक, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन, इसके लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई यूज़ नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल्स हम यूज कर रहे थे किसमें, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, उसका यूज़ हमें नहीं करना। इसके लिए सीधा क्या आएगा, लैम्डा नोड A+3 लैम्डा नोड B-2। क्या मैंने यहाँ पर आगे 2 यूज़ किया, नहीं। क्या 3 यूज़ किया, नहीं। इसके लिए हमें यूज़ नहीं करना। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हम यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ केटाइंस और नंबर ऑफ एनाइंस, वो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में यूज़ नहीं करना है। ध्यान रहेगी बात। अगर मैं आपसे पूछूं लैम्डा नोड EQ फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, ध्यान रहे यहाँ पर ये लैम्डा नोड A+3 क्या है, ये लिमिटिंग क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ A+3। और यहाँ पर लैम्डा नोड B-2 क्या है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ B-2। ये मोलर कंडक्टिविटी नहीं है। और ये क्या थी यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी। अगर आपको ऐसे दोनों सेम लग रहे हो तो बच्चों ये डिफरेंस है। इसको आप लोग चाहो तो फिर ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा नोड EQ किसके लिए, A2B3 इज इक्वल टू लैम्डा नोड EQ किसके लिए, A+3 प्लस लैम्डा नोड EQ किसके लिए, B-2। तो ज़्यादा आपको स्पष्ट दिखाई देगा। इन दोनों को सेम मत मान लेना। ये मोलर कंडक्टिविटी हम निकाल रहे थे, इन्फिनिट डाइल्यूशन, तो क्या यूज़ करेंगे, इधर भी मोलर कंडक्टिविटी ही यूज़ करेंगे। बात क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि what is the limiting equivalent conductivity for weak electrolyte, तो it is the same statement like as limiting molar conductivity। इसमें हमने क्या कहा था कि it is the sum of limiting molar conductivity of cation and anion।
तो यहाँ पर भी वही बोलूँगा, इट इज़ सम ऑफ द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फॉर कैटाइन एंड एनाइन। बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको बता रहा था कि मुझे लेमडा नोड EQ लिखना है, किसके लिए? फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। तो कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर लेमडा नोड EQ, जिसके लिए लिखना है उसको मैं नीचे लिख देता हूँ। बताओ क्या होगी वैल्यू लेमडा नोड EQ किसका? Al+3 का, प्लस लेमडा नोड EQ किसका? सल्फेट का। क्या मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटाइन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनाइन यूज़ किए? क्या नहीं यूज़ किए, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन हैज़ नो सिग्निफिकेंट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर बात है? देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लेमडा नोड M एंड लेमडा नोड EQ। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो बच्चों हम जानते हैं, प्रीवियस वीडियो से हमने पढ़ा था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। और बच्चों नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलेरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। तो लेमडा EQ इज इक्वल टू क्या हो सकता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। और बच्चों ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू किसकी है? मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा EQ इज इक्वल टू लेमडा M अपॉन वैलेंस फैक्टर। ये रिलेशन हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इसी रिलेशन को हम किस पर लेके जा सकते हैं? इनफाइनिट डाइल्यूशन। और इनफाइनिट डाइल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा कि लेमडा नोड EQ इज इक्वल टू लेमडा नोड M अपॉन वैलेंस फैक्टर। या मैं लिख सकता हूँ लेमडा नोड M इज इक्वल टू लेमडा नोड EQ इंटू वैलेंस फैक्टर। इस फॉर्मूले से हम, अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन गिवन है और हमसे क्या पूछी है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन, तो वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या हमें लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वैलेंस फैक्टर से, और हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आंसर आ जाएगा। क्लियर बात है? अच्छा, अब मैं यहाँ पर यह भी प्रूव करता हूँ कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनिट डाइल्यूशन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है? समझाता हूँ मैं आपको। देखो, माना कि एग्जाम्पल ले लिया मैंने फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। क्लियर? इसके लिए मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखनी है। इसके लिए क्या होगा? लेमडा नोड Al+3 2 प्लस लेमडा नोड SO4-3 2 और ये 3। क्लियर है? ये क्या है मेरे पास? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और अब मुझे इससे क्या फाइंड आउट करना है? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हम तो जानते हैं, अगर मुझे लेमडा नोड M को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से रिप्लेस करना है तो मैं इसको इनटू वैलेंस फैक्टर कर दूं। अब बच्चों मुझे बताओ, इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का? टोटल का 6 फॉर सोल्ट। व्हाट इज द वैलेंस फैक्टर? टोटल चार्ज ऑफ कैटाइन और एनाइन।
बताओ केटाइन का टोटल चार्ज कितना है? एल्यूमिनियम क्या होता है? +3, कितने थे? 2, 3 × 2 6, सल्फेट का 2 × 3 6, कोई सा भी एक चार्ज ले लो। तो मैं बच्चों लेमडा नोड m जो मेरे पास गिवन है, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? लेमडा नोड EQ, किसके लिए? एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, इनटू वैलेंस फैक्टर 6 इज इक्वल टू 2। ये क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्या लिखूंगा? लेमडा नोड EQ इंटू वैलेंस फैक्टर। तो लेमडा नोड EQ किसके लिए? एल्यूमिनियम +3 और इंटू वैलेंस फैक्टर। बताओ इस एल्यूमिनियम +3 का वैलेंस फैक्टर कितना आता? 3 प्लस, अब किस पे आ गया? यहाँ पे 3 तो यहाँ है ही सही। अब इसकी जगह मुझे क्या लिखना है? लेमडा नोड EQ। अगर मुझे इसको रिप्लेस करना है तो इस पूरी वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो लेमडा नोड EQ किसके लिए? सल्फेट के लिए, इनटू इसका बताओ मुझे वैलेंस फैक्टर कितना है सल्फेट का? एक आयन पर जितना चार्ज होता है, एक मतलब सिंगल आयन पर, वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है, इनटू 2। समझ आ रही बात? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा नोड EQ एल्यूमिनियम सल्फेट इंटू 6 कितना हो जाएगा? 2 × 3 6। लेमडा नोड EQ किसका? एल्यूमिनियम +3 का, 6 लेमडा नोड EQ किसका? सल्फेट का। 6 को मैं कॉमन ले लूँगा और 6 से 6 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बच्चों बताओ मेरे पास क्या वैल्यू आई? लेमडा नोड EQ फॉर एल्यूमिनियम +3, लेमडा नोड EQ फॉर SO4 -2। तो अभी अभी अपन ने जो स्टेटमेंट दिया था कि फॉर लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देयर इज नो सिग्निफिकेंट ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आगे नंबर ऑफ केटाइन और एनाइन नहीं आते। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। जब मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिप्लेस किया तो क्या हमारे पास आए? नहीं आए। ये प्रूफ करता है इस चीज़ को। बात क्लियर हुई क्या? समझ में आई क्या? तो बच्चों ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। आपको इनफाइनिट डाइल्यूशन पर लेमडा नोड एल्यूमिनियम +3 गिवन है और लेमडा नोड SO4 -2 गिवन है। x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ध्यान देना यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसका मतलब ये कौन सी कंडक्टिविटी है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। बात समझ रहे हो? यूनिट से मालूम पड़ा मोल इनवर्स है। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है? ये लेमडा नोड m की वैल्यू है। किसके लिए? एल्यूमिनियम +3 और सल्फेट। अब हमसे क्या पूछा? लेमडा नोड m। तो ये तो हम इजी वे में निकाल सकते हैं। हम जानते हैं लेमडा नोड m किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों? एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? लेमडा नोड m किसका? केटाइन का। इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटाइन आते हैं, कितने हैं बेटा? 2 + 3 लेमडा नोड m SO4 -2। अब हमें ये वैल्यू गिवन है, ये रही x। यूनिट से मालूम पड़ गया कि हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है केटाइन की। अगर यहाँ पर क्या होता? इक्विवेलेंट इनवर्स, तो वो वैल्यू किसकी होती? लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 होती। तो बच्चों ये तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला आ गया 2। बताओ इसकी वैल्यू कितनी है? x। इसकी वैल्यू कितनी है? y। तो बच्चों ये हमारा हो गया आंसर। बताओ कितना सिंपल आंसर है हमारे पास।
कितनी आसानी से आ गया। क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, लैम्डा नोड EQ। और लैम्डा नोड EQ क्या होता है, हमने लिखा कि बच्चों इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ नहीं होता, तो मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा नोड EQ फॉर एल्यूमिनियम +3, लैम्डा नोड EQ फॉर सल्फेट। अब अगर आपने ये वैल्यू ये रख दी तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3। ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये वैल्यू हम यहाँ नहीं रख सकते। अगर आपका आंसर x + y है तो क्या है, गलत। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, रिलेशन बताया, और रिलेशन में क्या बताया मैंने कि लैम्डा नोड m इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा नोड EQ इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक, तो बच्चों लैम्डा नोड EQ इज इक्वल टू क्या हो गया, लैम्डा नोड m अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो लैम्डा नोड EQ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा नोड m अपॉन वैलेंस फैक्टर। तो बच्चों क्या हो गया, लैम्डा नोड EQ किसके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। अब मुझे बताओ इसकी जगह मुझे ये वैल्यू रखनी है, तो लैम्डा नोड EQ एल्यूमिनियम +3, तो लैम्डा नोड m एल्यूमिनियम +3 के लिए कितना होता है, x अपॉन वैलेंस फैक्टर कितना है इसका, एल्यूमिनियम +3 का 3, तो x/3। इसके लिए भी वो करना है, लैम्डा नोड m अपॉन वैलेंस फैक्टर। लैम्डा नोड m कितना है इसका, y, और वैलेंस फैक्टर कितना है, 2, x/3 + y/2। क्या ले लो आप, इसको कॉमन ले, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, कितना हो गया 2x + 3y। ये तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग चाहते तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कैसे, लैम्डा नोड m फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, डाइट इसका तो निकालना था हमें, इज इक्वल टू लैम्डा नोड EQ फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट इनटू वैलेंस फैक्टर। क्या निकालना है, लैम्डा नोड EQ, तो लैम्डा नोड EQ किसके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, क्या हो जाएगा, लैम्डा नोड m एल्यूमिनियम सल्फेट अपॉन वैलेंस फैक्टर। अब बताओ लैम्डा नोड m फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट कितना आया था मेरे पास, 2x + 3y, और एल्यूमिनियम सल्फेट पूरे टोटल का निकाल रहा हूं मैं, इस पूरे टोटल की वैलेंस फैक्टर कितना है, 6। ये लो बच्चों, ये हमारे पास आंसर हो गया। तो हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? देखो बच्चों, क्वेश्चन सेम है, वही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछी है मैंने, किसके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए। बस डिफरेंस क्या आया, लैम्डा नोड एल्यूमिनियम +3 की वैल्यू क्या है, x साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स। इसका मतलब यह लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 नहीं है, बल्कि ये क्या है, लैम्डा नोड EQ है। ये लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम +3 एंड सल्फेट है। तो बच्चों पहले हमें जो गिवन है हम पहले वो निकाल लेते हैं। हमें क्या गिवन है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो पहले वही निकालते हैं। तो बच्चों लैम्डा नोड EQ किसके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए, क्या हो जाएगा, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स यहाँ काम में नहीं आते। लैम्डा नोड EQ एल्यूमिनियम +3 प्लस लैम्डा नोड EQ SO4 - 2। क्लियर? तो बच्चों
लेमडा नोड ई क्यू की वैल्यू तुम्हें डायरेक्ट गिवन है x, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी y, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, लेमडा नोड m, और हम तो जानते हैं लेमडा नोड m की वैल्यू क्या होती है, लेमडा नोड ई क्यू इंटू वैलेंस फैक्टर। तो लेमडा नोड m किसके लिए निकाल रहे हैं बच्चों, फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, लेमडा नोड ई क्यू फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट, लेमडा नोड ई क्यू फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट कितना है, x प्लस वाई इंटू वैलेंस फैक्टर कितना 6, तो हमारा आंसर हो गया 6x प्लस वाई। ये तो हमारा आ गया बच्चों डायरेक्ट आंसर। अगर आप इनकी वैल्यू रख के आंसर निकालते तब भी वैसे आता, कैसे, अगर आप लोग ऐसे निकालते कि लेमडा नोड m फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होता है, लेमडा नोड m फॉर एल्यूमिनियम प्लस 3, आगे 2 आएगा, 3 लेमडा नोड m फॉर सल्फेट, ऐसे निकालते तब भी आंसर वही आता। अब हमें यहाँ पर रखनी है वैल्यू, ठीक है। और लेमडा नोड m क्या होता है, लेमडा नोड ई क्यू इंटू वैलेंस फैक्टर, तो बच्चों क्या हो जाता 2, लेमडा नोड m रखते तो लेमडा नोड ई क्यू इंटू वैलेंस फैक्टर, लेमडा नोड ई क्यू कितना है एल्यूमिनियम प्लस 3 के लिए x, ठीक है x, और इसका वैलेंस फैक्टर कितना होता है हमारे पास 3, जो चार्ज है वही प्लस, इसके लिए 3 तो है ही सही, कितना है लेमडा नोड ई क्यू वाई, चार्ज कितना है 2, तो बच्चों क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 6x 6y, आंसर वही तो आ गया 6 इंटू एक्स प्लस वाई। और ये हमारा न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ।